हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी हब। मैं सोनिया आज आपको करवाने जा रही हूँ टेंस की फॉर्मेशन। प्रीवियस क्लास में हमने टेंस की डेफिनेशन की थी। जिन स्टूडेंट ने वो अगर फर्स्ट लेक्चर हमारा नहीं देखा तो प्लीज़ वो फर्स्ट लेक्चर देखिए ताकि आज आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आइए। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा रिकॉल करते हुए। जब हमने टेंस की डेफिनेशन की तो हमने देखा कि हमें दो चीज़ें मिली, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है? टेंस दिखाना यानी कि टाइम। और मेन वर्ब का काम क्या है? एक्शन दिखाना यानी कि एन एक्ट, यानी कि कुछ भी करना। जब ये दोनों मिलते हैं, इन दोनों के जोड़ने से सेंटेंस की फॉर्मेशन पॉसिबल हो जाती है। कहने का अर्थ ये है कि एक सेंटेंस में दो ही कंटेंट होते हैं, एक नाउन एक वर्ब। नाउन से हम कभी भी सेंटेंस नहीं बना सकते, लेकिन वर्ब के पास वो पावर है कि वो सेंटेंस बना सके। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे सिट और स्टैंड। ये देखने में तो एक सिंगल वर्ड है, लेकिन ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो वर्ब की पावर का जो एग्जाम्पल था क्लियर हुआ। अब बात करते हैं नाउन की। नाउन हमारे पास चाहे 10 है, चाहे 20 है, या सीता, गीता, रीता, कुछ भी लगा लो, एक लंबी लिस्ट बना लो, लेकिन उनसे क्या नहीं बन सकता? सेंटेंस नहीं बन सकता। अब बात ये उठती है यहाँ पे, अगर हमसे कोई ये पूछे कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, तो फिर हम ये कहेंगे कि हेल्पिंग वर्ब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेन वर्ब से। वो क्यों? क्योंकि मेन वर्ब के बगैर सेंटेंस बन सकता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बगैर कभी भी सेंटेंस नहीं बनता। एग्जाम्पल देख लेते हैं, राम इज़ अ डॉक्टर। ये सेंटेंस है हमारे पास। बात हुई थी कि मेन वर्ब के बगैर सेंटेंस की फॉर्मेशन पॉसिबल है, लेकिन विदाउट हेल्पिंग वर्ब देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ए सेंटेंस। तो अब इस सेंटेंस में यानी कि मेन वर्ब का काम क्या है? एक्शन दिखाना। एक्शन इस सेंटेंस में नहीं अवेलेबल है, यानी कि मेन वर्ब की फॉर्म नहीं है। हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस में है हमारी इज से क्या है? हमारा सेंटेंस का फॉर्मेशन पॉसिबल हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे मेन वर्ब होती या ना होती, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बगैर क्या है? सेंटेंस की फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। विदाउट मेन वर्ब सेंटेंस की फॉर्मेशन पॉसिबल है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बात करते हैं टेंस के फॉर्मेशन की। टेंस का फॉर्मेशन कैसे करते हैं? अब टेंस है हमारे पास तीन प्रकार के, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। एक्शन की बात करें, एक्शन है हमारे पास चार प्रकार के, इनडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हमारे चारों एक्शन हुए, ये हमारे टेंस हुए। टेंस कितने हैं हमारे पास? तीन, और एक्शन हमारे पास चार हैं। दोनों का सोर्स क्या है? दोनों का सोर्स है वर्ब। वर्ब की फॉर्म कितनी है हमारे पास? चार, V1, V2, V3, V4। ये चार हमारे पास वर्ब की फॉर्म है, यानी कि वर्ब की फॉर्म के चारों एक्शन हैं। इन्हीं की हेल्प से हमने क्या करना है? टेंस दिखाने हैं, और इन्हीं की हेल्प से हमने एक्शन दिखाने हैं। अब बात करते हैं एक्शन की। इनडेफिनेट एक्शन जब भी दिखाया जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म से दिखाया जाएगा। इनडेफिनेट एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म से दिखाया जाएगा। बात करते हैं कॉन्टिन्यूस एक्शन की। जब भी दिखाया जाएगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म से दिखाया जाएगा, V4 से। बात करते हैं परफेक्ट की। परफेक्ट जब भी दिखाया जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म से दिखाया जाएगा, V3 से। अब आते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे। पूर्ण होने के बाद भी क्रिया का निरंतर जारी रहना जब भी दिखाया जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म से दिखाया जाएगा, V3 प्लस V4 से। अब बात करते हैं टेंस की।
जब भी हम पास्ट टेंस दिखाएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म से दिखाएंगे, जब भी प्रेजेंट दिखाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस से दिखाएंगे। अब बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर के लिए तो हमारे पास वर्ब ही नहीं बची। हमने प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म लगा दी, पास्ट में हमने सेकंड फॉर्म लगा दी। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फ्यूचर टेंस है या नहीं। एक्चुअल में क्या है, फ्यूचर टेंस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। फ्यूचर टेंस क्या है, हमारी विलिंगनेस है, हमारी इंटेंशन, यानी कि दैट्स वाई वी नीड टू विल मॉडल टू शो फ्यूचर टेंस, यानी कि विल के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ये क्लियर हुआ। टेंस जब भी दिखाएंगे हम वर्ब की हेल्प से दिखाएंगे, और एक्शन जब भी दिखाएंगे वो भी वर्ब की हेल्प से दिखाई देंगे। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं एक एक इनका। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास है प्रेजेंट टेंस के चारों एक्शन के कुछ एग्जाम्पल। यानी कि जब भी हम प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट एक्शन दिखाएंगे तो एग्जाम्पल हमारे पास देख लेते हैं। राम खाना पकाता है। एक्शन की बात करें है, ध्यान देना प्लीज़। जब भी इनडेफिनेट एक्शन दिखाएंगे तो यानी कि जो हमारी क्रिया है, एक्शन है, ना तो प्रोग्रेसिव फॉर्म में होना चाहिए और ना कंप्लीशन फॉर्म में होना चाहिए। ना तो एक्शन हमारा कंप्लीट होना चाहिए, ना प्रोग्रेसिव फॉर्म में होना चाहिए। यानी कि राम का जो खाना पकाने की प्रक्रिया है, यानी पकाना जो हमारी क्रिया है, ना तो वो प्रोग्रेसिव फॉर्म में है और ना कंप्लीशन फॉर्म में। राम का खाना पकाना क्या है, डेली की हैबिट है, वो ये काम रेगुलर में करते हैं। ठीक है, इस टाइप के सेंटेंसेस जब भी हम दिखाएंगे इनडेफिनिट एक्शन के तो ऐसे यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म में दिखाएंगे। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूस की, यानी कि नाव पर किसी क्रिया का निरंतर जारी रहना दिखाना। अब है हमारी क्रिया पकाना, यानी कि राम क्या कर रहा है, नाव पे खाना पका रहा है, यानी कि एक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है। और कॉन्टिन्यूस एक्शन जब भी दिखाएंगे तो V4 से दिखाएंगे। अब बात करते हैं परफेक्ट की, यानी कि जब एक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी कार्य हमारा पूर्ण हो चुका है। राम खाना पका चुका है, यानी कि खाना पकाना की जो क्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है। राम को जितने खाने की ज़रूरत थी, राम ने खाना पका लिया, अब राम को और खाना पकाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि क्रिया पूर्ण है। तो जब भी दिखाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म से दिखाएंगे। अब बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। राम 2 घंटे से खाना पका रहा है, यानी कि खाना पकाने की जो क्रिया है वो 2 घंटे से चल रही है, लेकिन अभी भी निरंतर जारी है। कहने का अर्थ ये है कि 2 घंटे का खाना तो हमारा पक के तैयार हो चुका है, लेकिन अभी भी क्रिया क्या है, निरंतर जारी है। जब इस टाइप की सिचुएशन या इस टाइप के सेंटेंसेस जब भी बनाए जाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ बनाएंगे। तो ये हमारे चारों एक्शन के एग्जाम्पल थे। आई थिंक आपको समझ आया। इंडेफिनेट क्रिया का ना जारी होना ना कंप्लीशन, कॉन्टिन्यूस क्रिया का निरंतर जारी होना नाव पे, परफेक्ट यानी कि हमारा काम पूर्ण हो चुका है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी कि पूर्ण होने के बाद भी निरंतर जारी रहना। अब बात करते हैं टेंस के फॉर्मेशन की। तो स्टूडेंट अब करते हैं टेंस का फॉर्मेशन। टेंस का फॉर्मेशन करेंगे हम सिर्फ वर्ब की 2 फॉर्म की हेल्प से। कौन कौन सी? बी फॉर्म से और हैव फॉर्म से। मैंने बी फॉर्म के यहाँ पे चारों एक्शन लिख लिए हैं और हैव फॉर्म के भी मैंने चारों एक्शन लिखे हुए हैं। अब बनाते हैं फॉर्मेशन अपना, यानी कि हमारे पास टेंस 3 हैं और एक्शन टोटल मिला के कितने बनते हैं, 12। 12 के 12 एक्शन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं अब हम सीखते हैं। यानी कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर वर्ब की 2 फॉर्म से। तो देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट एक्शन जब भी दिखाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म से दिखाएंगे। प्रेजेंट जब भी दिखाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस के साथ दिखाएंगे। फ्यूचर जब भी दिखाएंगे तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में दिखाएंगे। ये हमारा प्रेजेंट का इनडेफिनिट एक्शन का यानी कि क्या है, फॉर्मेशन बन चुका है, पास्ट का भी, प्रेजेंट का भी और फ्यूचर का भी। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूस की।
कॉन्टिन्यूस एक्शन जब भी दिखाया जाएगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ दिखाया जाएगा। अब टेंस दिखाने की बात करते हैं। अब टेंस दिखाने के लिए हमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस रखना है। अब हमने क्या किया, वर्ब की बी फॉर्म को हमने क्या किया, इन सभी के साथ फिक्स कर दिया। देखते हैं कैसे। बात करते हैं फ्यूचर के। फ्यूचर दिखाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, विल तो लगाना ही पड़ेगा, और विल के साथ रूल है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हमने क्या किया, विल रख दिया यहाँ पर, और विल के साथ हमने बी फॉर्म को फिक्स कर दिया। हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस का फॉर्मेशन बन चुका है। अब बात करते हैं प्रेजेंट की। अब प्रेजेंट में यानी कि टेंस दिखाएंगे, एक्शन तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है V4। अब जब भी हम प्रेजेंट टेंस दिखाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाते हैं। जब हमने बी फॉर्म में एस जोड़ा तो हमें मिला इज, एम, आर। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का फॉर्मेशन बन चुका है। अब बात करते हैं पास्ट की। एक्शन ऑलरेडी है हमारे पास V4। अब पास्ट दिखाना है तो हमें क्या करना है, V2 का यूज़ करना है। तो हमने क्या किया, बी फॉर्म की ही सेकंड फॉर्म को फिक्स कर दिया, यानी कि वॉज और वर के साथ। ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का फॉर्मेशन बन चुका है। पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। अब बात करते हैं परफेक्ट की। अब परफेक्ट यानी कि V3 से दिखाते हैं एक्शन। अब बात करते हैं टेंस की। अब टेंस दिखाना है फ्यूचर का, तो फ्यूचर के लिए विल तो लगाना ही है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हमने देखा कि हैव ऑलरेडी है हमारे पास, हमने लिखी हुई है, तो हैव फॉर्म को विल के साथ फिक्स कर दिया। तो ये बन गया फ्यूचर का परफेक्ट फॉर्मेशन, फ्यूचर परफेक्ट। ओके, अब बात करते हैं प्रेजेंट की। प्रेजेंट यानी कि टेंस दिखाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस के साथ। तो हमने हैव में एस और एस जोड़ा तो हमारे पास आया हैज़ और हैव। तो ये हमारा परफेक्ट का फॉर्मेशन बन चुका है। अब बात करते हैं पास्ट की। अब पास्ट किससे दिखाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म से। तो हमने क्या किया, हैव की सेकंड फॉर्म को वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ फिक्स कर दिया, यानी कि हैड को। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट का फॉर्मेशन बन चुका है, प्रेजेंट का, फ्यूचर का। अब बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी कि V3 प्लस V4। अब हमने इसमें क्या किया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म को ऐड कर दिया V3 के साथ। तो अब हमने देखा कि हमारा जो V3 है ये भी ओपन रह गया और V4 भी ओपन रह गया। तो हमने क्या किया, जो वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म थी कंप्लीशन दिखाने के लिए इसको फिक्स कर दिया बी की थर्ड फॉर्म यानी बीन से। तो अब ये क्या बन गया, हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का फॉर्मेशन बन चुका है। समझ आया? यहाँ तक भी फॉर्मेशन हमने कैसे बनाया, सिर्फ दो वर्ब की हेल्प से, बी की और हैव से। यहाँ पे रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में टेंस एक टेक्निकल चैप्टर है, तो इसको प्लीज़ ध्यान से समझिए, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारे 12 के 12 एक्शन का फॉर्मेशन बन चुका है। अब बात करते हैं पोजीशंस की। जो हमने अब तक सीखा है उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, उसकी पोजीशंस क्या है, तो चलिए देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं पोजीशंस की। यानी कि हमने अब तक जो सीखा, सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इवन कि हमने फॉर्मेशन भी बना लिया। अब उसका यूज़ क्या है, उनकी पोजीशंस क्या है, वो देखते हैं। हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर दिया गया, हमें उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने सभी टेंस बनाने हैं, यानी कि सेंटेंस बनाने हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है हमारा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, वो होते हैं नाउन। नाउन मीन्स अ नेम ऑफ ए पर्सन, अ नेम ऑफ ए प्लेस, अ नेम ऑफ ए थिंग। अब नेम ऑफ ए पर्सन एंड प्लेस ये क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन, और अ थिंग इज ए कॉमन नाउन। तो ये करते हैं हम टॉपिक यहीं पे क्लोज। बात करते हैं पोजीशंस की अपनी दोबारा से। यानी कि हेल्पिंग वर्ब की पोजीशंस क्या है,
मेन वर्ब की पोजीशंस क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशंस क्या है। अब जो सब्जेक्ट है वो तो हमारा डूअर है, यानी कि उसकी तो पोजीशंस फिक्स है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, सब्जेक्ट के जस्ट तुरंत बाद और मेन वर्ब से जस्ट तुरंत पहले, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब है यानी कि एक्शन है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। अब जब हम हिंदी से इंग्लिश में अब कोई सेंटेंस बनाते हैं यानी कि ट्रांसलेशन करते हैं तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारी हिंदी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर इंग्लिश लैंग्वेज के स्ट्रक्चर से बिल्कुल डिफरेंट है। वो कैसे? यानी कि जब हम हिंदी का सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल एंड में होती है। ये हमारा हिंदी का स्ट्रक्चर होएगा। एक हिंदी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे राम खाना पका रहा है, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। हम मैच करते हुए चलते हैं, यानी कि राम क्या है हमारा, सब्जेक्ट है, डूअर है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, खाना पकाना। सब्जेक्ट कौन है हमारा, राम। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, खाना पकाना। और क्रिया क्या, सॉरी, ऑब्जेक्ट हमारा है खाना और मेन वर्ब क्या है हमारी, पकाना। और हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल हमने एंड में रखी हुई है। ये हमारा हिंदी का स्ट्रक्चर है। लेकिन जब हम हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं तो हमें थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि हिंदी के सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल एंड में रखी हुई है, लेकिन इंग्लिश के स्ट्रक्चर में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब वो क्या आती है, जस्ट सब्जेक्ट के तुरंत बाद आती है। जब हम इसको चेंज करते हैं तो हमने देखा कि राम इज़ कुकिंग फूड। अब सब्जेक्ट जो मैंने ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि राम क्या है हमारा, सब्जेक्ट है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारे इज़ है, उसके बाद मेन वर्ब हमारी यानी कि कुकिंग है, ऑब्जेक्ट बिल्कुल एंड में है। ये हमारा हिंदी और इंग्लिश के स्ट्रक्चर का डिफरेंस था। अब बात करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब की जगह पर कौन कौन सी वर्ब आ सकती हैं, तो देखते हैं हेल्पिंग वर्ब की जगह पर कौन कौन सी वर्ब आ सकती हैं। अब हेल्पिंग वर्ब की जगह पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और मॉडल। मॉडल है हमारे पास 13 और 2 वर्ब, यानी कि टोटल 15 जने। 15 जनों को छोड़कर हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर और कोई नहीं आ सकता, लेकिन केवल 15 जनों के ही पास अथॉरिटी है जो हेल्पिंग वर्ब की जगह ले सकते हैं। अब बात करते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब की जगह पर हमारे पास हैं 5 एक्शन, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ एक्शन बनता है हमारा V3 + V4 यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। ये 4 एक्शन है जो मेन वर्ब की जगह पर आ सकते हैं। इनके अलावा और कोई नहीं आ सकता। 15 जनों को छोड़कर हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर और कोई भी वर्ब या कोई और वर्ड नहीं आ सकता। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि जब भी सब्जेक्ट के यानी कि डूअर के तुरंत बाद अगर हेल्पिंग वर्ब की जगह पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हमारा टेंस क्या है, प्रेजेंट का है। अगर सब्जेक्ट के जस्ट तुरंत बाद यानी कि हेल्पिंग वर्ब की जगह पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो टेंस हमारा पास्ट का है। मॉडल का हम टेंस देखेंगे, वो पास्ट है या फ्यूचर है, जो भी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम टेंस बताएंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? एग्जाम्पल देख लेते हैं कि वर्ब की यानी कि हेल्पिंग वर्ब की जगह पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे आती है और सेकंड फॉर्म कैसे आती है। एग्जाम्पल है हमारे पास दे गो, यानी कि ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। कैसे? क्योंकि मैंने बताया कि सब्जेक्ट के जस्ट तुरंत बाद यानी कि हेल्पिंग वर्ब की जगह पर अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो सेंटेंस क्या है हमारा, प्रेजेंट का सेंटेंस है, ठीक है। क्योंकि जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म है उनके पास क्या है, ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या दिखाने की, टेंस दिखाने की
यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या दिखाएगी, टेंस भी दिखाएगी और एक्शन भी दिखाएगी। ठीक है, इनके पास ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के साथ ये वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब की जगह पर भी आ सकती हैं और मेन वर्ब की जगह पर भी आ सकती हैं। तो ये बिल्कुल हमारा सही सेंटेंस है। अब बात करते हैं पास्ट की, यानी कि दे वेंट। ये भी बिल्कुल सही सेंटेंस है, क्योंकि वर्ब के सेकंड फॉर्म के पास भी ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टेंस दिखाने की भी और एक्शन दिखाने की भी। बात करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म की। वर्ब की थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म के पास ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनके पास केवल सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये केवल एक्शन दिखाती हैं, ये टेंस नहीं दिखाती, केवल एक्शन दिखाएंगी। और इसलिए ये कहा जाता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म कभी भी अकेली नहीं आती, वो जब भी आएंगी तो उनको हेल्पिंग वर्ब चाहिए टेंस दिखाने के लिए। एग्जाम्पल देख लो, दे गोल। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम क्या है, एक्शन दिखाना। अब एक्शन तो इन्होंने दिखा दिया कि एक्शन हमारा क्या है, कंप्लीशन फॉर्म में है, यानी कि पूर्ण हो चुका है। लेकिन ये एक्शन हुआ कब पूर्ण, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है, हमें कोई नॉलेज नहीं है, यानी कि पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में हुआ या फ्यूचर में होगा। तो जब भी हमें टाइम बताना होएगा तो हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब इनके पास नहीं है, तो सेंटेंस हमारा रोंग हुआ। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे फोर्थ फॉर्म यानी कि गोइंग का यूज़ करते हैं तो भी हमारा सेंटेंस क्या है, रोंग है, क्योंकि इनके पास केवल सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ एक्शन दिखाने की, टेंस दिखाने के लिए इनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब की जगह पर कौन कौन सी वर्ब आ सकती हैं, मेन वर्ब की जगह पर कौन कौन सी वर्ब आ सकती हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तो अपनी पोजीशंस फिक्स है ही, सब्जेक्ट का तो पता ही है यानी कि डूअर, उसकी तो अपनी पोजीशंस है। लेकिन जो कन्फ्यूजन थी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को लेकर, वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी। उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे इनके इंडिविजुअल फंक्शंस क्या हैं, इनके यूजेस क्या हैं, तो वो देखने के लिए आप तैयार रहिए हमारा नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।